नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप को 2 वीडियो अपलोड कर चुके चैनल पर, अगर नहीं देखो तो जाकर देख लीजिएगा। साथ में आप लोग के एक सजेशन और दे रहे हैं कि आप लोग जो 2024 में बोर्ड परीक्षा हुआ था उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर उसको भी नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैच करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा साधन क्या होता है, यह अनवीकरणीय साधन होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा इत्यादि। ये सब जो साधन है ना, ये कुछ समय के बाद खत्म हो सकते हैं और इसको वापस से प्राप्त करने में बहुत काफी समय लगने वाला है। ठीक है, अब गैर परंपरागत ऊर्जा साधन क्या होता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, खनिज क्या है। खनिज क्या है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। खनिज प्राकृतिक रूप में विद्यमान वो समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, खनिज के बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। खनिज के अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खनन और संसाधन निकालने की प्रक्रिया भूमि, जल और वायु को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे अधिकांश खनिज अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब कि एक बार समाप्त हो जाएंगे तो उसको प्राप्त करने में फिर बहुत समय लगेगा। ठीक है, लाखों वर्ष लग सकते हैं, और इनके उपयोग से ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और जो ऐसा ऐसा भी कुछ अनवीकरणीय संसाधन है जो कि समाप्त हो जाएंगे तो फिर वापस से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। और डी है कि खनिजों के अधिक उपयोग से सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल उज्जवल है क्यों। ठीक है, आपको बताना है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इसके निम्न कारण है। ठीक है, क्या कारण है वो देख लीजिए। पहला, भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु में सूर्य का रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, दूसरा, यह तकनीक सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग सरल और प्रभावी हो जाता है। आगे, सौर ऊर्जा एक मुफ्त प्राकृतिक संसाधन है जिससे गरीब वर्ग के लोग भी आसानी से लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, नवीकरणीय मतलब ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिएगा। सौर ऊर्जा के उपयोग से भारत विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है, जो कि तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन जो है कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, जो कि एक खरीफ फसल है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। भारत में चावल की खेती खरीफ फसल के मौसम में होती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, चावल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु लाभकारी है, इसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाना अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, आगे, चावल के पौधों को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जो इसके विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, आगे देखिएगा। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से भी चावल की खेती की जाती है।
ठीक है, आगे देखिएगा, डेल्टाई भारत डेल्टाई भाग की जलोढ़ डेल्टाई भाग की जलोढ़ मिट्टियाँ चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि ये मिट्टियाँ जल धारण करने की क्षमता रखती है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में चावल की खेती पूर्व और पश्चिमी तटीय प्रदेशों जैसे कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी विशाल मैदानों में बड़े पैमाने पर की जाती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो एक पेय फसल के बारे में बताना है, जैसे कि चाय। चाय एक प्रमुख पेय फसल है, पीने योग्य। ठीक है, और इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन निम्न है। पहला, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह पनपता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी और उपजाऊ मिट्टी जिसमें हामस और जैविक पदार्थों हो आवश्यक है। ठीक है, साल भर उष्ण और पाला रहित जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पूरे वर्ष समान रूप से तेज और लगातार वर्षा होना आवश्यक है। ठीक है, चाय की खेती में सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह श्रम प्रधान खेती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देखिएगा। नवीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार जल भी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पानी समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है। आखिर में जाकर जब ये वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो वे फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह जल चक्र जल को एक नवीकरणीय योग्य संसाधन बना देता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी। जब हमें अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना हो तो यह स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। ठीक है, जल दुर्लभता के कारण जल का अतिशोषण। आगे देखिएगा, मीठे जल की कमी, बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण, जल प्रदूषण, वर्षा जल संग्रहण का सही तरीके से कार्यान्वयन ना होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। कभी क्या होता है, कभी लाभ पूछ लिया जाता है, कभी आप लोग से हानि पूछ लिया जाता है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि कभी लाभ पूछा जाएगा, कभी हानि पूछा जाएगा। यहाँ पर हम दोनों बता दिए हैं। जैसे कि अगर लाभ पूछा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, बिजली उत्पादन में वृद्धि होती है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, मछली पालन में सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वहीं पर जब हानि पूछा जाए तो हानि में क्या लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले हानि। पहला, नदियों का बहाव अवरुद्ध होता है, फलस्वरूप तलछटीय बहाव बंद पड़ जाता है। जलाशय की तली में अत्यधिक तलछट जमा हो जाते हैं। जलाशयों के निर्माण से मैदान में मौजूद वनस्पति एवं मिट्टियां पानी में डूबकर अपघटित हो जाती है। अपघटित होने का मतलब नष्ट हो जाना। ठीक है, आगे देखिएगा, जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। बांधों के निर्माण से नदियों टुकड़ों में बढ़ जाती है, फलस्वरूप प्रजनन काल में वन्य जीवों को स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन का इस प्रकार किया जाता है। पहला, यहाँ के हर घर में पीने का पानी के लिए भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। ये टैंक बड़े और गहरे होते हैं और आमतौर पर घरों या आंगन के नीचे बनाए जाते हैं। इन टैंकों के छत से जोड़ा जाता है इन टैंकों को छत से जोड़ा जाता है। यहाँ बारिश का पानी छत से होकर पाइप के जरिए टैंक में इकट्ठा होता है। ठीक है, आगे इस तरह संग्रहित पानी का इस्तेमाल पूरे साल खासकर गर्मियों में पीने के लिए किया जाता है। गर्मियों में जब अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं तब तो ये टैंक घरों को ठंडा रखते हैं। इस बारिश के पानी को सबसे शुद्ध पानी
माना जाता है और इसे पालर पानी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में मतलब ये पालर पानी किसे कहते हैं ऐसा पूछा सकते हैं, या गर्मियों में जब अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं तो ये टैंकों घरों को ठंडा रखते हैं, इस बारिश के पानी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, शुद्ध माना जाता है, इस पानी को क्या कह देते हैं। आगे देखिएगा, आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो रिंडर पेस्ट क्या था, पशुओं में प्लेग की बीमारी की रिंडर पेस्ट कहते हैं, जिससे 1890 के दशक में हजारों की संख्या में अफ्रीका के पशु मर गए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गुलामी की शर्तों पर विदेशों में भेज दिया था। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट से बना है। गिरमिटिया मजदूरों को जहाजी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहाजी के नाम से किसे जाना जाता था, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, या गिरमिटिया मजदूर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद करते चलना है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उदारवाद जो होता है वो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर कि सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है, और इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो वे अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दिए जाते हैं। तो ये आपका उत्तर रहा, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केवल 15 क्वेश्चन है। इससे आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बैठ जाएंगे जहाँ से आप लोग वहाँ पर ही आंसर कर पाइएगा। दूसरी बात है, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग अब तक इसको नहीं देखे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।